गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सैलरी का, और इसके पहले कई सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। तो अगर वो सारे टॉपिक्स आपको उसका रूल्स पता है तो लॉन्ग क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे, और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आपको सारे रूल्स के बारे में आपको जानना होगा, तब जाके ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से सैलरी का बनता है। कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आपको टैक्सेबल सैलरी निकालना है। मतलब मिस्टर एक्स की सैलरी की कुछ इनकम दी हुई है, उससे आपको वो टैक्सेबल पार्ट निकालना है जिस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। उसको टैक्सेबल सैलरी बोलते हैं। तो मिस्टर एक्स को क्या क्या मिल रहा है उसको बस यहाँ पर लिखते जाना है। जैसे उसके पहले आप इसका हेडिंग लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। और उसके बाद एक्स की सैलरी में जो जो चीज़ें उनको उनके एम्प्लॉयर से मिल रहा है उसको बस लिखते जाना है, और जिसका वर्किंग नोट है उसको वर्किंग नोट निकाल कर अमाउंट लिखेंगे। तो सबसे पहले उसको मिल रहा है सैलरी, मतलब बेसिक सैलरी। इसको बेसिक सैलरी भी लिख सकते हो, बेसिक सैलरी। और जो भी क्वेश्चन में बनाओगे वो सब कुछ 1 ईयर का होगा। तो अगर पर मंथ लिखा हुआ है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60,000 इंटू 12, 7,20,000। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। बस एम्प्लॉयर से मिस्टर एक्स को जहाँ वो नौकरी करते हैं उससे क्या क्या मिल रहा है सबको लिखते जाना है। सेकंड नंबर है डीए 10,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको पर मंथ में दिया हो तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे 12 से मल्टीप्लाई करते जाना है। डीए मिल रहा है 10,000 इंटू 12, 1,20,000। उसके बाद तीसरा मिल रहा है इंटरटेनमेंट अलाउंस, इसे भी लिख देना है। इंटरटेनमेंट अलाउंस ये मिल रहा है आपका 1,000 इंटू 12, क्योंकि पर मंथ है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12,000। इस क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके का बनता है सैलरी में। उसके बाद है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 88,800, हिज ओन कंट्रीब्यूशन वॉज 88,800। मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, इसका हम वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देखिए उसका रोल क्या है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों ही रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में 88,800 रुपये जमा करते हैं। तो एम्प्लॉई कितना करता है वो हमें नहीं देखना है। एम्प्लॉयर मतलब आप जहाँ काम करते हो वो आपके अकाउंट में, आपके रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कितना पैसा जमा करता है, उसका कुछ रूल्स है। तो अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हेडिंग लिखना है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और इसका करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। देखिए ये सब आप डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिख सकते हो 88,800 रुपीज़, इसके लिए करना होता है वर्किंग नोट। तो इसका वर्किंग नोट कैसे होता है इसकी सेपरेट वीडियो है प्लेलिस्ट में, उसमें आप पहले देखिए। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जितना भी रूल्स है जैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, फिर आपका मोटर कार, और फिर रेंट फ्री हाउस, ये सब अगर आपको आता है, रूल्स पता है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं पता है तो सेपरेट वीडियो है, वहाँ पर पहले उसको देखिए। अगर देखिए मान लो आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, आप अगर पूरा क्वेश्चन आया केवल एक पॉइंट नहीं आया तो इसकी सेपरेट वीडियो अलग से है, उसको समझिए, उसके बाद इसको क्वेश्चन बनाइए, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपको सारे पॉइंट्स आना चाहिए, इसलिए हमने इसकी पहले सेपरेट वीडियो डाली है ताकि आप उस पॉइंट को समझ सके कि उसका प्रोविजन क्या है, उसका रूल्स क्या है। रूल समझ में आ गए तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये मान के कर रहे हैं कि आपको इसके पहले के सारे रूल्स आते हैं। अगर कोई प्रोविज़न नहीं आता और डायरेक्टली अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आप उसको पहले चेक करें। तो बेसिक सैलरी हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, इंटरटेनमेंट अलाउंस भी हो गया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF इसकी हमने वर्किंग करनी है, अभी रुक जाइए। और उसके बाद है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अमाउंटिंग टू 50,000। इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों ने जो पैसा जमा करे हैं उससे इंटरेस्ट मिल रहा है 10%। तो इसका भी कुछ रूल्स है, उसको बताएंगे अभी वर्किंग नोट में क्या करना होता है। इसकी करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्या मिल रहा है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिल रहा है 500 रुपये पर मंथ। ये फुल्ली टैक्सेबल है, डायरेक्ट लिख देना है सिटी कंपनसेटरी या सिटी कंपनसेशन अलाउंस लिख सकते हैं। ये है आपका 500 पर मंथ, तो 500 इंटू 12 6000। फिर है मेडिकल अलाउंस। अगर आपको मेडिकल अलाउंस मिलती है मंथली तो इसमें कुछ नहीं करना है, फुली टैक्सेबल होता है। एज ए परक्यूजिट अगर मिलता है, आपको फैसिलिटी मिलता है, तब उसका कुछ रूल्स है। लेकिन अगर आपको अलाउंस के तौर पे मेडिकल अलाउंस मिलता है, मेडिकल के पैसे मिलते हैं, तो वो फुली टैक्सेबल। फुली टैक्सेबल मतलब जितना मिला पूरे अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। 1200 इंटू 12 पर मंथ लिखा हुआ है ना, तो पर मंथ है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,400। फिर नेक्स्ट है ही हैज बीन प्रोवाइडेड विथ लार्ज कार फॉर बोथ ऑफिस एंड पर्सनल यूज, एम्प्लॉयर बेयर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द कार। उसको एक बड़ा वाला कार मिला है, तो इसको लिखते हैं वैल्यूएशन ऑफ लार्ज कार, या मोटर कार भी लिख सकते हो। इसकी भी हमने रूल्स बता रखी है, इसका भी करेंगे वर्किंग नोट नंबर 3। तो देख रहे हैं इतने सारे वर्किंग नोट होगा और उसके बाद यहाँ अमाउंट आएगा, डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते हैं। फिर 9th नंबर में उसको क्या मिल रहा है, ही इज प्रोवाइडेड एन अनफर्निश्ड हाउस बाय द एम्प्लॉयर इन अ सिटी पॉपुलेशन 12 लाख, द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 90,000 पर एनम, एम्प्लॉयर चार्ज 2,000 फ्रॉम हिम पर मंथ एज ए रेंट। चलो, एम्प्लॉयर इसको एक घर दिया है रहने के लिए, रेंट फ्री वाला है, अनफर्निश्ड हाउस, लेकिन रेंट फ्री नहीं है यहाँ पर। उस एम्प्लॉयर क्या कर रहे हैं ना, 2,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं एम्प्लॉय से। देखिए इसमें 3 टाइप का बताए थे। एक एम्प्लॉयर एक घर देता है ना एकदम खाली वाला, उसमें कोई सामान वगैरह नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनफर्निश्ड हाउस। उसके बाद एक होता है घर देता है लेकिन उसमें सामान भी रहता है, घर के साथ साथ सामान रहता है, तो उसको बोलते हैं फर्निश्ड हाउस। सामान मतलब फ्रिज, फैन, वॉशिंग मशीन, ये सब, सोफ़ा वगैरह, तो ये सब को बोलते हैं फर्निश्ड हाउस। तो यहाँ पर आपको एक भी पैसे नहीं लिए जाते, तब उसको बोलते हैं रेंट फ्री हाउस या रेंट फ्री एकोमोडेशन। लेकिन अगर एम्प्लॉय कभी कभी क्या करता है, एम्प्लॉयर कभी कभी क्या करता है कि एम्प्लॉय से थोड़े से पैसे चार्ज कर लेता है। जैसे यहाँ देखो, अगर ये इस घर को रेंट पे लेता तो उसको 90,000 रुपये देना पड़ता, मार्केट वैल्यू भी 90,000 रुपीज़, बट वो चार्ज कितना कर रहे हैं, मात्र 2,000 रुपये पर मंथ फ्रॉम हिम पर मंथ बोल रहे। 2,000 पर मंथ मतलब साल का हो गया 24,000 रुपया, तो 90,000 की चीज़ दे रहे हैं जबकि 24,000 ही आपसे चार्ज किया जा रहा है। तो अगर आपसे एम्प्लॉय थोड़े से भी पैसे चार्ज किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं हाउस एट कंसेशनल रेट। तो इसका भी वर्किंग करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ हाउस एट कंसेशनल रेट। अगर इनसे पैसे नहीं लिए जाते तब इसको हम लोग बोलते हैं रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पैसे चार्ज किए जा रहे हैं तो इसको हाउस एट कंसेशनल रेट बोला जाता है। और इसका भी करेंगे वर्किंग नोट नंबर 4। तो इसी तरीके का एक कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है जिसमें कई सारे वर्किंग नोट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वर्किंग नोट बनाइए और यहाँ पर अमाउंट लिखिए और आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं, आपको जो जो एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहा है एम्प्लॉई, उसको सबको जोड़ देना है, लेकिन उसके साथ साथ बीच में कुछ वर्किंग होता है, उस बात का ध्यान रखना है। और एक प्रॉपर वर्किंग नोट, देखिए फॉर्मेट बनाना इज नॉट कंपलसरी, वो आपकी मर्जी है, बस इसलिए बनाते हैं कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा लगे, बाकी आपकी चॉइस है, नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट सही होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले वर्किंग नोट करेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF। इसके लिए मैंने रूल आपको बता रखा है सेपरेट वीडियो में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला, आप उसको पहले समझिए कि क्या रूल्स है, तब ये हम लिख पाएंगे। हम ये मान के कर रहे हैं कि आप इसको पहले कर चुके हैं। तो क्या रूल है देखिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों ही रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अमाउंट जमा करता है। तो हम एम्प्लॉई की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, एम्प्लॉयर का, आपका जो कंपनी है वो आपके रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाले अकाउंट में जो पैसा जमा करता है वो आपकी सैलरी का 12% से अगर एक्सीड हुआ तो वो अमाउंट टैक्सेबल होता है। तो कितने अमाउंट टैक्सेबल होगा उसको निकालेंगे यहाँ पर।
तो पहले लिखना होता है रूल्स। क्या रूल है उसको लिखेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF in excess of 12% of salary is taxable। ये रूल है, मतलब आपके सैलरी का 12% से अगर एक्सीड करेगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर जो आपके अकाउंट में पैसा जमा कर रहा है वो अगर आपके सैलरी के 12% अगर एक्सीड करेगा तो उस अमाउंट को लिखेंगे, ये रूल है। तो फिर यहाँ पर सैलरी पहले निकालेंगे, या सैलरी इस चैप्टर में हर जगह सैलरी का मीनिंग अलग अलग होता है। तो यहाँ पर RPF के लिए सैलरी का मीनिंग है बेसिक सैलरी और प्लस DA का हुआ पार्ट जो फॉर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या फिर सैलरी कैलकुलेशन में उसको इंक्लूड किया जाता हो, जिसको हम लोग डियरनेस पे बोलते हैं। तो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे हम अपना नाम दे रहे हैं, कई बार इसको डियरनेस पे लिखना जरूरी नहीं, DA भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन हर DA को नहीं लेते हैं। DA फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट या DA फॉर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो तब उसको लेते हैं। और फिक्स परसेंट ऑफ कमीशन, यहाँ पर बेसिक सैलरी आप देखिए, बेसिक सैलरी है 7,20,000 और डियरनेस पे नहीं है, ये डियरनेस पे नहीं, केवल जनरल DA नॉर्मल DA लिखा हुआ है, कहीं भी DA फॉर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं है, DA फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह नहीं है। तो बस इसको आपको नहीं लेना है, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। और फिक्स परसेंट ऑफ कमीशन भी नहीं है क्वेश्चन में, तो ये भी 0। तो 7,20,000 आपकी सैलरी होगी। अब 7,20,000 का आपको क्या निकालना है, 12% निकालना है। तो देयरफॉर 12% ऑफ सैलरी 7,20,000 का अब 12% निकाल के देखिए कितना हो रहा है। 7,20,000 का 12% होता है 86,400 रुपीज़। ये आपके सैलरी का 12% 86,400 हो रहा है। और एम्प्लॉयर आपके अकाउंट में कितना जमा कर रहा है, देखिए एम्प्लॉयर आपके अकाउंट में, आपके रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में 88,800 रुपये जमा कर रहा है। तो वो भी लिख लो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इसकी सेपरेट वीडियो है, वहाँ सब देखिए सीखिए किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF 88,800 रुपीज़। तो आपके सैलरी का जो 12% है उससे इस अमाउंट से तो ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा होगा वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। अगर इस अमाउंट से कम होता ना तो टैक्सेबल अमाउंट नील हो जाता है। सो देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट बराबर 88,800 रुपये आपका एम्प्लॉयर दे रहा है आपके अकाउंट में, और आपका सैलरी का 12% होता है 86,400। तो इस अमाउंट से कितना ज़्यादा एक्सीड कर रहा है वही अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। सो देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट माइनस कीजिए 2,400 रुपये। तो ये 2,400 रुपये आपका टैक्सेबल अमाउंट हो गया RPF वाला। तो इसको लिख देना है आपका यहाँ पर। तो इस तरीके से वर्किंग होता है। बड़ी क्वेश्चन देख के डरे नहीं, एक एक करके आप आराम से इसको समझिए सारे का रूल्स को, फिर देखिए आपकी सैलरी बहुत आसान लगेगी, कोई मुश्किल है ही नहीं। मुश्किल इसलिए लगता है कि इसमें रूल्स बहुत ज़्यादा है चीज़ें आसान है बट रूल्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको बनाने में दिक्कत होती है। बट अब एक बार अगर रूल्स को समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सैलरी अगर नहीं बन रही इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं जान रहे, बहुत कुछ इसमें तो मैक्सिमम चीज़ें दिए हुआ रहता है, 1-2 चीज़ें हैं जिसका आपको वर्किंग करना होता है, तो उसको आप सीखिए। तो ये हो गया 2,400 रुपया। अब आते हैं नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन RPF। ये हो चुका है। अब नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन RPF। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा कर रहे थे एवरी मंथ, तो उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया जाता है और उससे मिलता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो 9.5% अगर ज़्यादा मिला तो वो अमाउंट टैक्सेबल होता है। तो ये है रूल। तो पहले अभी जैसा आपने लिखा इसका रूल लिखा, फिर आपने कैलकुलेशन किया, तो यहाँ भी पहले रूल लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन RPF का क्या रूल है। तो रूल है
इंटरेस्ट ऑन RPF इन excess of 9.5% इज टैक्सेबल। तो RPF में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 9.5% से अगर ज़्यादा मिलेगा तो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर अमाउंट देखिए, जो अमाउंट टैक्सेबल होता है उसी को इस फॉर्मेट के अंदर लिखना होता है। ई नंबर में देखो, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अमाउंटिंग टू 50,000। ये बोल रहा है ना कि 10% के हिसाब से 50,000 रुपया मिला है, 10% के हिसाब से 50,000 रुपये मिला है। तो 10% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट मिला है तो 9.5% तक तो टैक्सेबल होता है, मतलब एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर टैक्सेबल होता है। तो 9.5% से कितना ज़्यादा मिला है? 0.5% ज़्यादा मिला है। तो कई लोग क्या करते हैं, इस 50,000 का 0.5% निकालते हैं। रॉन्ग, ऐसा नहीं करना है। देखिए एक बात बताता हूँ, बैंक में आपको अगर 10% का इंटरेस्ट है और 10,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% का इंटरेस्ट का रेट है और आपको 10,000 रुपये मिल रहा है, इसका मतलब बैंक में आपका पैसा कितना जमा है? 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपये जमा है, तभी तो आपको 10% के हिसाब से 10,000 मिल रहा है। तो ये 1,00,000 रुपये पता कैसे चला? तो 10,000 रुपये इंटरेस्ट मिला 10% के हिसाब से, तो इसको पूरा फुल अमाउंट जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,00,000 रुपया। इसका मतलब है कि अगर आपको 10% के हिसाब से 10,000 मिल रहा है तो आपका अमाउंट है 1,00,000 रुपया। वैसे ही यहाँ पर 50,000 रुपया आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 10% के हिसाब से। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? ये देखिए मैथमेटिक्स है, इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है। तो 50,000 रुपया अगर मिल रहा है 10% के हिसाब से, तो इसका मतलब आपका इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट कितना है? 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो पता चला 5,00,000 रुपया आपका RPF अकाउंट में जमा है। टोटल आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है 5,00,000 रुपया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। तो अब ये मत बोलना कि 5,00,000 कहाँ से आ गया, पहले का जमा किया हुआ पैसा होगा। तो 5,00,000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट है, जिसमें 9.5% तक क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है, और 9.5% से जो एक्स्ट्रा आता है वो टैक्सेबल होता है। सो देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट, पहले इन्वेस्टमेंट कितना है वो निकालो और फिर टैक्सेबल निकालो। तो ये 5,00,000 रुपया है ना, उसका क्योंकि 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, जबकि 9.5% तक तो एग्जेम्प्ट होता है। तो 10% मिल रहा है, इसका मतलब 0.5% आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा मिल रहा है उसको निकाल लीजिए, पॉइंट हटाइए, एक तो 0, 3 0 कैंसिल, 5 5 25 और 2 0, 2,500 रुपया। तो 2,500 रुपया जो है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इसको और दूसरे तरीके से भी हम लोग निकाल सकते थे। अगर आप एक और तरीका यहाँ बता देते हैं, आप दोनों में से जो अच्छा लगे उसे बना लेना। मैथमेटिक्स से कितने अलग अलग तरीके से बना सकते हैं आप। दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड से बनाओगे तो यही लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन RPF इन एक्सेस ऑफ 9.5% इज टैक्सेबल। अच्छा, 9.5% मतलब ये सैलरी का नहीं है, जितना अमाउंट आपका इन्वेस्ट किया है उसका 9.5% है टैक्सेबल। तो रूल क्या है, अगर 9.5% से ज़्यादा मिला तो टैक्सेबल। तो यहाँ पर इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट है 50,000 मिल रहा है 10% का हिसाब से, तो पूरा 100% कितना, मतलब 5,00,000 रुपया। इसका मतलब 5,00,000 रुपया आपका इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट है। अब हम निकालते हैं 9.5%। 9.5% और 5,00,000, आपका 5,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया है उसका 9.5% निकालिए। 5,00,000 का 9.5% होता है 47,500 रुपीज़। आप जितना पैसा इन्वेस्ट किया हो उसका 9.5% होता है 47,500 रुपीज़। जबकि इंटरेस्ट मिला कितना, इंटरेस्ट रिसीव, आपका जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 50,000 रुपया। क्वेश्चन में आप देख लीजिए, आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 50,000 रुपया। तो अब देखिए आपका 9.5% ये अमाउंट होता है, और जबकि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 50,000 रुपया। तो इस अमाउंट से कितना ज़्यादा है वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल इंटरेस्ट लिख दीजिए, कितना एक्सीड कर रहे हैं, 50,000 माइनस 47,500 टू
500। तो ये अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। दो तरीका है, या इसके अलावा भी कई तरीके हो सकते हैं। आप ये मैथमेटिक्स से आपको जैसा समझ में आता है मैथ्स वैसा बनाइए, लेकिन आपको रूल्स लिखने हैं और ये आपको एक प्रॉपर वर्किंग नोट बनाकर दिखाना होगा, तभी जाकर आपको मार्क्स मिलेगा। तो आप यहाँ पर लिख दो 2500। अब फिर वर्किंग नोट नंबर 3 एंड 4। वर्किंग नोट नंबर 3 है वैल्यूएशन ऑफ लार्ज कार। वैल्यूएशन ऑफ लार्ज कार, इसका रूल क्या है? मोटर कार का वैल्यूएशन हमने वर्किंग नोट में बताया है, मतलब इसकी सेपरेट वीडियो है, वहाँ पर आप सीखिए पहले उसका रूल क्या है। तो मैं बताता हूँ एक बार क्या है। सबसे पहले अगर एम्प्लॉय आपको कार मिलता है तो देखना होता है कार एक है या एक से ज़्यादा। एक अगर कार है तो फिर देखते हैं कार का यूज कैसे हो रहा है। अगर कार का यूज दोनों पर्पज़ के लिए हो रहा है, ऑफिस और घर दोनों पर्पज़ के लिए, तो फिर देखते हैं एक्सपेंसेस कौन दे रहा है। अगर एक्सपेंसेस सारा एम्प्लॉयर दे रहा है, एक्सपेंसेस मतलब रिलेटेड टू द कार, जैसे मेंटेनेंस के पैसे, पेट्रोल वगैरह के पैसे, तो अगर सारे खर्चे एम्प्लॉयर दे रहे हैं तो छोटा कार का 1800, बड़ी कार का 2400 रुपया। और सेम कहानी यहाँ भी है। देखो क्वेश्चन में पढ़ना होगा कि उसको वो कार मिल रहा है दोनों पर्पज़ के लिए, ऑफिस और घर दोनों पर्पज़ के लिए, और उसका सारा पैसा एम्प्लॉयर बेयर ऑल द एक्सपेंसेज ऑफ द कार। कार का सारा पैसा एम्प्लॉयर दे रहे हैं। तो छोटा कार का होता है 1800, बड़ी कार का 2400। फिलहाल यहाँ पर बड़ी कार मिल रहे हैं तो आंसर होगा 2400 रुपये पर मंथ। बट आप डायरेक्ट 2400 रुपये नहीं लिखोगे, यही सब स्टोरी को आपको लिखना पड़ेगा कि आखिर आपने 2400 रुपया कैसे लिया। कि अगर आप डायरेक्ट 2400 × 12 करके लिखेंगे तो आंसर तो सेम आएगा, बट आपको लिखना पड़ता है उसको। देखो कैसे लिखोगे। और मैं बोल रहा हूँ जो लिख रहा हूँ बिल्कुल ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है, आपकी ओन लैंग्वेज में लिखिए, जैसा लिखना है लिखिए। आपसे बस हमें पता चलना चाहिए कि आप बोलना क्या चाहते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो इसको रट्टा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ समझना है। Since employee is getting a large car which is used for both office and personal use। आपको बताना है कि जो कार मिल रहा है उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है और खर्चा कौन दे रहा है। पर्सनल यूज एंड all the expenses are paid by employer, hence value of large car will be 2400 rupees per month। ऐसे लिखना है। तो आपने इसमें बताया कि यूज कैसे हो रहा है, खर्चा कौन दे रहा है, और इसलिए उसका वैल्यू कितना होगा। तो उस कार की मॉनिटरी वैल्यू हो जाएगी 2400 रुपये पर मंथ। देयरफॉर वैल्यू ऑफ लार्ज कार बराबर 2400 रुपया इंटू 12। 2400 इंटू 12 करेंगे तो होगा 28,800 रुपये। बस इसको 28,800 रुपया यहाँ पर लिख दो, 28,800 रुपया। और अब लास्ट में एक वर्किंग करना है, वो है आपका वैल्यूएशन ऑफ हाउस एट कंसेशनल रेट। तो वैल्यूएशन ऑफ हाउस एट कंसेशनल रेट निकालने के लिए सबसे पहले उसका अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यू निकालते हैं, फिर एम्प्लॉय से जो पैसा चार्ज किया जाता है उसको माइनस कर देते हैं। वर्किंग नोट, अगर फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई टॉपिक्स जो वर्किंग नोट समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, आपको घबराने की बात नहीं है। आप उसकी सेपरेट वीडियो में जाइए और उसको पहले देखिए, तो ये सारा आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टू सेम किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बनता कैसे है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप समझ में आ गया तो आप आराम से बना सकते हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए। तो वर्किंग नोट नंबर 4, कंसेशनल रेट। बस वर्किंग नोट का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, वहाँ उसको क्वेश्चन में बनाया कैसे जाता है, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जितना भी आपने वर्किंग सीखा है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं क्वेश्चन में। तो देखो हाउस के लिए रूल जो बताया था मैं उसको लिख रहा हूँ। सिंस एम्प्लॉई इज गेटिंग अ हाउस लिखता unfurnished house which is owned by the employer, hence
वैल्यू ऑफ दिस एंड पॉपुलेशन, जो रूल होता है वो ही रूल मैं लिख रहा हूँ। सिंस एम्प्लॉय इज गेटिंग एन अनफर्निश्ड हाउस विच इज owned by the employer and population of the city is, देखिए सबसे पहले अगर घर एम्प्लॉयर का होता है तो उस सिटी का पॉपुलेशन देखा जाता है। पॉपुलेशन कितना है? पॉपुलेशन है 12 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 12 लाख। तो 12 लाख है तो रूल क्या है, रेंज क्या है, 10 लाख से 12 लाख के बीच होगा तो 10%, सॉरी 10 लाख से 25 लाख के बीच अगर पॉपुलेशन होगा तो 10% ऑफ सैलरी, और 25 लाख से ऊपर होगा तो 15% ऑफ सैलरी लेते हैं। तो यहाँ पर 12 लाख है विच इज इन बिटवीन किसके है, 10 लाख और 25 लाख, तो इसका हो जाएगा 10% ऑफ सैलरी। तो लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 12 लाख, हैंस वैल्यू ऑफ दिस हाउस विल बी 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ एक वर्ड आ गया सैलरी, तो जानना होगा यहाँ सैलरी का मतलब क्या होता है। हेयर सैलरी इज इक्वल टू, हर जगह सैलरी का मीनिंग अलग अलग होता है। तो यहाँ होगा बेसिक सैलरी, अर्निंग्स पे प्लस कमीशन, कोई सा भी कमीशन रहेगा चलेगा यहाँ, प्लस ऑल बोनस वगैरह सब लेंगे, बोनस प्लस ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंस। तो हर जगह सैलरी का मीनिंग अलग अलग होता है, यहाँ पर सैलरी का मीनिंग ये है। तो आप आइए देखिए क्या होता है सैलरी का मीनिंग। बेसिक सैलरी है आपका 7,20,000, 7,20,000। क्या डियरनेस पे है? नहीं, केवल डीए है शायद इस क्वेश्चन में, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। डीए है, डीए फॉर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डीए फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट, इस तरीके पूछ रहा था तो लेते, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है तो उसको छोड़ देना है। कमीशन भी नहीं है क्वेश्चन में, प्लस बोनस है क्या, चेक करता हूँ, बोनस क्वेश्चन में नहीं है, बोनस भी नहीं है, प्लस ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंस। तो टैक्सेबल अलाउंस में देखो क्या क्या है, एक बार आप चेक करिए। जैसे इंटरटेनमेंट अलाउंस है, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो होता नहीं है, आरपीएफ भी नहीं है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, तो अलाउंस वर्ड होना चाहिए। तो अलाउंस में आपके पास इंटरटेनमेंट अलाउंस 12,000, सिटी कंपनसेशन 6,000 और ये 14,400, 3 अलाउंस है, 12, 6, 14,400, 12, 6, 14,400। तो ये सब को जोड़ेंगे तब आपका सैलरी बनेगा 7,20,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 14,400, ये होगा 32,400। तो अगर हम सबको जोड़ दें तो रहा 7,52,400, ये हो गया आपका सैलरी। अब इसका 10% निकालेंगे, वही घर की वैल्यू हो जाएगी। सो देयरफॉर valuation of house at concessional rate इक्वल टू हो जाएगा 7,52,400 का 10%, और ये हो जाएगा 75,240 रुपीज़। ये हुआ वैल्यूशन ऑफ हाउस एट कंसेशनल, नहीं, वैल्यूशन ऑफ हाउस एट कंसेशनल रेट जब निकालोगे तो ये निकालोगे, और उसमें जोड़ा जाता है जो जोड़ा नहीं, सॉरी उल्टा बोला मैंने, एम्प्लॉई से जो पैसा चार्ज किया जा रहा है उसको माइनस करते हैं। तो ये तो हो गया वैल्यूशन ऑफ हाउस एट कंसेशन, मत लिखिए इसको, लिखो वैल्यूशन ऑफ हाउस, वैल्यूशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस लिख दीजिए, अनफर्निश्ड हाउस, पहले वैल्यूशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, और उसमें अगर आप माइनस करेंगे ना जो एम्प्लॉय से चार्ज किया जा रहा है पैसा उसको, तो हो जाएगा हाउस एट कंसेशनल रेट, अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय से पैसे कितने काटे जा रहे हैं, 2,000 रुपये महीने का लिया जा रहा है, इंटू 12 कर दो तो 24,000 रुपया। तो 24,000 रुपया अगर एम्प्लॉय पेड कर दिया, 1 रुपये भी पेड कर दिया ना, तो उसको हाउस एट कंसेशनल रेट बोलेंगे।
75,240 माइनस 24,000 तो 51,240 हो गया। ये हो गया वैल्यूएशन ऑफ हाउस एट कंसेशनल रेट ये। तो इस तरीके से एक लॉन्ग कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनता है 51,240। अब इसको यहाँ पर लिख दीजिए 51,240 बस, और कुछ नहीं करना है। अब इसको कर देना है टोटल, और टोटल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। सारी वर्किंग नोट खत्म हो चुकी है। अब इसको कर देना है टोटल, और टोटल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। इसको टोटल करने पर आ रहा है 957,340। अब इसमें लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सेक्शन का नाम है 16। यहाँ पर 3 चीज़ें माइनस की जाती है। नंबर 1, 50,000 का एक फिक्स अमाउंट। दूसरा, इंटरटेनमेंट अलाउंस तभी माइनस करेंगे जब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। और एक प्रोफेशनल टैक्स। तो प्रोफेशनल टैक्स और इंटरटेनमेंट अलाउंस तो इसमें है नहीं। इंटरटेनमेंट अलाउंस है बट ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो केवल 50,000 रुपये का फिक्स अमाउंट यहाँ माइनस करेंगे। 50,000 ये हर क्वेश्चन में आपको माइनस करना है। 50,000 हर एक क्वेश्चन में। बस इसको माइनस करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वही आपका टैक्सेबल सैलरी हो जाएगा, जो आ रहा है 907,340। इसको बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इसको आप थोड़ा थोड़ा इस तरीके से एग्जाम्पल वगैरह देख के प्रैक्टिस कीजिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है। मैंने बस यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये बताने की कोशिश की कि एक बड़ी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन आपको वर्किंग नोट वगैरह रेफरेंस देना पड़ेगा कि आपने निकाला कैसे। तो आप 2-4 क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो इसको डिसलाइक भी करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।